नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। इन्फोसिस के फाउंडर और मैनेजमेंट के बीच की अनबन फिर सामने आई है। आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी में कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति ने विशाल सिक्का और कंपनी के पूर्व सीएफओ राजीव बंसल को दिए गए सैलरी और कॉम्पेंसेशन पर सवाल उठाए थे। सार्वजनिक विवाद के बाद दोनों पक्षों ने सुलह कर ली और नारायण मूर्ति ने वादा किया कि वो सारी शिकायतें सीधे मैनेजमेंट से ही करेंगे, सबके सामने नहीं। लेकिन 40 दिनों की सुलह के बाद जंग फिर सामने आ चुकी है। इस बार नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस के सीओओ यूबी प्रवीण राव को दी गई 35% की सैलरी बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई है। चिट्ठी लिखकर मूर्ति ने पूछा कि टॉप मैनेजमेंट की सैलरी में भारी भरकम बढ़ोतरी क्यों होनी चाहिए, वो भी उस समय जब बाकी कर्मचारियों का वेतन सिर्फ 6 से 8% बढ़ा है। इसी के साथ प्रमोटर और मैनेजमेंट के बीच की लड़ाई एक बार फिर सबके सामने आ चुकी है। असर इसके स्टॉक पर भी पड़ा है। अपने बचाव में इन्फोसिस ने कहा कि टैलेंट को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस तरह की सैलरी बढ़ोतरी की जाती है और प्रवीण राव के कॉम्पेंसेशन में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें से ज्यादातर हिस्सा बोनस और स्टॉक के रूप में है। ये उसी सूरत में मिलेगा जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए प्रवीण राव की सैलरी बढ़त पर शेयर धारकों ने वोटिंग की और 67% शेयर होल्डर इसके पक्ष में थे, लेकिन आम शेयर होल्डर यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स में से 67% इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। अब सवाल उठता है कि क्या नारायण मूर्ति की आपत्ति जायज है? क्या मैनेजमेंट से हटने के बाद भी मूर्ति को इन्फोसिस के कामकाज पर अपनी राय देनी चाहिए? और क्या ये राय अब दखल बन गई है जिससे कंपनी का नुकसान हो रहा है? दूसरी तरफ क्या किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को ऐसे समय पर मोटे इंक्रीमेंट लेने चाहिए जब उनके जूनियर की सैलरी बहुत कम बढ़ रही हो? इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़े हैं इन गवन के एमडी श्री राम सुब्रमण्यन, मार्केट रेगुलेटर सेबी के पूर्व ईडी जैन गुप्ता से बात करेंगे। एएलएमटी लीगल के पार्टनर हितेश जैन हमारे साथ हैं। टीम लीज की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऋतुपर्णा चक्रवर्ती जुड़ी है आज की डिबेट में। द वायर.इन के फाउंडिंग एडिटर एमके वेणु से बात करेंगे। साथ ही है मार्केट एक्सपर्ट्स एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा और अजय बग्गा, जो हमें बताएंगे कि शेयर धारक कैसे देखते हैं इन सारी लड़ाइयों को। शुरू करते हैं जैन गुप्ता जी से। जैन गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि नारायण मूर्ति को अगर इस तरह की आपत्ति है तो क्या ये सही तरीका है? उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी मीडिया में भी दी गई और बहुत साफ तौर पर उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि प्रवीण राव एक डिसेंट आदमी है, उन्हें खुद इस तरह की रेज नहीं लेनी चाहिए। वो क्या जवाब देंगे अपने जूनियर्स को? देखिए, पहला तो सवाल जहां तक हक का है, मिस्टर नारायण मूर्ति को चाहे बाकी कोई भी शेयर होल्डर है उसको हर एक को हक है, तो चाहे मैं हूं चाहे नारायण मूर्ति हो, हर एक को हक है कि कंपनी को कुछ भी चिट्ठी लिखे और कुछ भी चीज मीडिया को रिलीज कर दें जी। लेकिन सवाल होता है कि यहाँ पे जब एक सवाल आता है कि हम किसी आदमी को गलत बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम गलत हैं या नहीं हैं। तो इसमें अगर आप हर मुद्दे को देखें तो मिस्टर नारायण मूर्ति ने जो सवाल उठाए हैं उससे जो मेरा अपना मानना है वो मुझे तो मिस्टर मूर्ति ही गलत नजर आ रहे हैं, जिसमें कि मतलब मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के बताता हूं जो उन्होंने आज लेटर रिलीज किया है। उसमें एक पैराग्राफ है, फाइनली गिवन द करंट पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड इन्फोसिस let us also remember that these targets for variable pay may not be adhered to if the board wants to favor a top management person। इसको जरा ध्यान से पढ़िए कि वो बोलते हैं करंट पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इन्फोसिस। अब ये करंट पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इन्फोसिस का बेंचमार्क क्या है? क्या सिर्फ यही है कि आज अगर इन्फोसिस में जो बोर्ड डिसाइड कर रहा है वो मिस्टर मूर्ति के तरीके से नहीं हो रहा तो क्या वो पुअर गवर्नेंस हो गई? अगर सिर्फ मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूं तो क्या पुअर गवर्नेंस हो गई? दूसरा, वो कहते हैं कि इन फ्यूचर इट विल नॉट बी एडियर टू। अब ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई या एस्पर्जन कास्ट करने की बात हो गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बिहेवियर ऐसा होगा फ्यूचर में जाके, तो मैं ये समझता हूं। दूसरा क्या है कि ये मिस्टर मूर्ति को हटे हुए कितने साल हो गए? 2 साल हुए हैं और आज भी 5 इंडिपेंडेंट 5 डायरेक्टर जो हैं
वो वही हैं जो मिस्टर मूर्ति के जमाने में थे, उनमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि मूर्ति साहब के समय में वो डायरेक्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात करते थे, मिस्टर मूर्ति के जाते ही वो सब डायरेक्टर बिल्कुल नॉन इंडिपेंडेंट हो गए, कंप्रोमाइज हो गए? बिल्कुल। और या ये है कि ये माने कि जो भी बोर्ड का चीफ होता है उसके कहने से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलते हैं? एक बात तो साफ है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास नहीं है मूर्ति साहब को इस बोर्ड पर, और इसलिए वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात बार बार उठाते हैं, सैलरी कॉम्पनसेशन की बात बार बार उठाते हैं। अब सवाल ये है, और एमके वेणु से मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या इसका असर पड़ रहा है, इन्फोसिस की क्रेडिबिलिटी पर कितना असर पड़ रहा है, और अगर इतनी खराब लग रही है नारायण मूर्ति को इन्फोसिस की मैनेजमेंट, तो इससे क्या संकेत मिलते हैं आम जनता को, आम शेयर धारकों को? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि नारायण मूर्ति जी का, क्योंकि इन्होंने इस कंपनी को इन्होंने शुरू किया, फाउंड किया और उसको इतना बड़ा किया, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट इनके साथ है। हाँ, जहां तक, और दूसरी बात तमन्ना ये है कि इनका सिक्का साहब को भी नारायण मूर्ति ने वहां पे उन्होंने उनको चूज किया, जो अभी चेयरमैन है शेषेशाह है, उनको भी चूज करने में नारायण मूर्ति जी का हाथ था। और दूसरी बात ये, हालांकि प्रमोटर्स के पास केवल अभी शायद 12-12.5% वोट है, मगर ये खुद ही हटना चाहते थे, ये प्रमोटर नहीं कहलाना चाहते थे, मगर सिक्का और जो मैनेजमेंट ने कहा नहीं, इन्हें प्रमोटर डेजिग्नेट किया जाए, और उन्होंने जबरदस्ती सेबी को कहा कि इनको प्रमोटर डेजिग्नेट किया जाए। तो एक जमाने में इतना ट्रस्ट था, और अब जाके ये वो ट्रस्ट टूट रहा है, जो आप पहले वाले एपिसोड में भी दिखा। तो अब अगर नारायण मूर्ति, अगर सेबी उनको लीगली प्रमोटर डेजिग्नेट किया है, तो नारायण मूर्ति उस रोल डेजिग्नेशन के दौरान वो सवाल उठा रहे हैं। और अब हमने पिछले बार जब एपिसोड में होता, आप ही के चैनल में किरण मजुमदार शाह जो डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा हाँ, दोनों साइड्स को मिलकर बात करनी चाहिए और पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। मगर उसके बाद क्या हुआ, कई बातें हुई और अभी फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। तो मेरे को लगता है कि देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स है। एक तो है कि क्या पब्लिक में बोलना चाहिए, JN गुप्ता जी की जो इसमें रीडिंग है कि किसी भी शेयर धारक को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस देश में, किसी भी शेयर धारक को हक है कि अगर वो कोई पॉइंट रखना चाहते हैं वो पब्लिक में बोल सकते हैं। फिर सवाल है कि ये आम शेयर धारक तो है नहीं। VK शर्मा जी, आप इसमें आना चाह रहे थे, ये नारायण मूर्ति जी हैं जी। तो जब ये कहते हैं और कहते हैं कि आप इसमें पूंजीवाद के साथ थोड़े सामाजिक जो बातें हैं उनको भी सोचिए, कितने गुना ज्यादा आपकी सैलरी होगी एक आम इंजीनियर से, उन्होंने तो ऑफिस बॉय, डिलीवरी बॉय तक की बात की है, तो उसमें क्या मैसेज जाता है? जी जी, इससे जो मैसेज जाता है वो साफ है कि ये जो करंट मैनेजमेंट है ये आवश्यकता से ज्यादा उनको पैकेज देना चाहता है अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को, और एट द कॉस्ट ऑफ जूनियर पीपल। तो ये हम जिसको एक बार टारगेट देते हैं कि सेल्स आपको इतनी करनी है, प्रॉफिट इतना करना है, तो जायज है कि उसको उसका हिस्सा वेरिएबल पोर्शन काफी होना चाहिए। लेकिन मैं इस मेन मुद्दा ये उठाना चाहूंगा इस वक्त कि इनको जो रेवेन्यू, अगर मैं इनको जो दिया जा रहा है, अब जो नया पैकेज जो प्रपोज किया गया है, वो अगर मैं परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखूं तो जब ये पुराने प्रोमोटर्स हैं, ये जब सीईओ मिस्टर शिबूलाल जब सीईओ थे, तो उस वक्त उनको जो एक हिस्सा दिया जाता था एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स या एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, उसको अगर मैं देखूं तो उससे 6.5 गुना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि कंपनी बड़ी हो गई है, लेकिन जब मैं परसेंटेज के रेवेन्यू के हिसाब से देखूं तो ये बहुत ही ज्यादा है उनके कंपैरिजन में जो उन्होंने दिया। अब आपको अचंभा होगा ये जानकर कि 2007 के अंदर मिस्टर जब नीलेकानी जब सीईओ थे, महज उन्होंने 50 लाख रुपए एक सैलरी लेते थे। तो अब उस दृष्टि से ये कहना, और पूरी बात कुल मिला के ये है कि ये जो मैनेजमेंट है ये सुन नहीं रहा है प्रोमोटर्स की, और जो शेयर धारक हैं, जो पॉजिटिव जो पब्लिक के जो शेयर होल्डर हैं, वो चाहते हैं कि कैश को आप यूज करो और बायबैक करो। विप्रो ने कर दिया, TCS ने कर दिया, HCL टेक ने कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? ओके, तो बायबैक अपनी जगह है, लेकिन क्या ये डर है कि बायबैक नहीं कर रहे, खुद को पैसे दे रहे हैं सैलरी इंक्रीज में? जी, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहने के बावजूद अब
अब क्या होगा कि इतनी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं तो छोटी चीजें भी आपको बड़ी लगने लगती हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मिस्टर नारायण मूर्ति का रिस्पांस देखना चाहिए। ओके, जयंत गुप्ता जी जवाब देना चाह रहे थे इस पर। जी हाँ, मैं मिस्टर शर्मा से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। मिस्टर मूर्ति ने जब ये कंपनी फाउंड करी थी तब वो बोल रहे थे कि मैं अपनी सैलरी में 90% कटौती लेके 10% पे आया था, लेकिन मैंने बाकी लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दिया था और मैंने काफी लोगों को बहुत स्टॉक ऑप्शन दिए थे। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जब कोई प्रमोटर नई कंपनी बनाता है तो नई कंपनी बनाने में वो उसकी ओनरशिप होती है। अब मैं अपनी कंपनी में आज मैं बिना सैलरी के काम करता हूं, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि जितने भी प्रोफेशनल मेरी कंपनी में आएंगे वो बिना पैसे के काम करेंगे? बिल्कुल नहीं काम करेंगे। वो सिचुएशन और आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज जो आदमी आपके पास काम करने वाला आया है उसको 5% और 7% इक्विटी नहीं मिलने वाली है इन्फोसिस की, और उसको भी जो आप प्रवीण राव को सैलरी दे रहे हैं वो भी लिंक करके दे रहे हैं, परफॉर्मेंस लिंक करके, और उसको भी स्टॉक के फॉर्म में दे रहे हैं। तो आज बाकी इन्फोसिस के प्रमोटर या जितने भी पुराने लोग हैं उनके पास 1000 करोड़ या 500 करोड़ का वैल्यू है के शेयर हैं, क्या प्रवीण राव को आप इतना देना? ऐसा नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर एक चीज को पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। जब नारायण मूर्ति ने कंपनी बनाई थी, एक छोटी सी कंपनी थी, इसको ग्रो करना था और उनको अपनी कैपिटल ग्रो करनी थी। उस समय पी मल्टीपल देख रहे थे कि अगर उन्होंने 1 रुपया प्रॉफिट बनाया और नहीं ले गए घर तो एक का उसको 25 गुना या 30 गुना जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता था उनको शेयर प्राइस में उतना बेनिफिट मिल रहा था। क्या ये सिर्फ पैसों की बात है या कल्चर की बात? क्या जरूरत है जी नहीं, लेकिन क्या सिर्फ पैसों की बात है या कल्चर की बात है? ये कल्चर की बात है। कल्चर का अगर सवाल है तो कौन ये कल्चर कैसे तय करा है? श्रीराम सुब्रमण्यम जी हमारे इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सर। आपके मुताबिक कि जो कल्चर उस समय चलती थी जब ये कंपनी फाउंड हुई और अब इतने आगे बढ़ी, क्या अब प्रमोटर्स को पीछे हटने के बाद एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसी तरह से ये कंपनी आगे चलेगी? जब आपने कमान एक नई मैनेजमेंट को दे दी है तो क्या उनको एक फेयर चांस नहीं देना चाहिए? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल्चर चेंज होता जाता है, हर साल चेंज होता है कंपनी का। कंपनी जितना बड़ा होता है उतना कल्चर और भी डिफरेंट होता है। तो अभी इन्फोसिस एक ग्लोबल कंपनी हो गया, ग्लोबल मार्केट प्लेस में कॉम्पीट कर रहा है। IBM, एक्सेंचर उन सब कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर रहा है। तो उसका कल्चर बहुत ही अलग है। जब नारायण मूर्ति 10 साल पहले या 20 साल पहले जब थे बोर्ड में, तब से आज डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो वैल्यूज सिस्टम्स अलग है, सोच बीच अलग है, द बोर्ड हैज टू थिंक डिफरेंटली। तो आज वेदर इन्फोसिस कॉम्पिटिटिव है मार्केट प्लेस में, वेदर वो शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट कर रहा है, वेदर डिलीवरिंग प्रॉफिट कर रहा है, that is more important than talking about compensation which was paid in the past and comparing it to today's compensation और today कितना सैलरी दे रहे हैं और क्या कल्चर था प्रीवियसली। आज भी भले ही बेंगलोर में ऐसा हो सकता है कि कोई स्टार्टअप वो कल्चर भले ही रखे है। Some startups may have such a kind of culture, but Infosys is not a startup. Infosys बड़ा कंपनी है, it has to compete with the likes of IBM and Accenture for talent, and so it has to pay good compensation. Okay, तो सवाल ये है कि अगर टैलेंट है, अगर टैलेंट आपको रखना है तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन प्रवीण राव जी जिसकी बात नारायण मूर्ति करते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस पूरे किस्से में, और हितेश जैन जी प्रवीण राव के बारे में जब नारायण मूर्ति लिखते हैं तो वो कहते हैं कि 30 साल से हमारे साथ है, मैंने खुद इनको मेंटर किया है, मुझे पता है वो बहुत ही डिसेंट मैन है। और उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि जब प्रवीण राव अपने जूनियर्स के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अपनी सैलरी ज्यादा मत बढ़ाइए, आप मार्जिन्स रखने के लिए कॉस्ट कम कीजिए, और फिर खुद वो इतनी मोटी इंक्रीमेंट ले रहे हैं, तो वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? ये सवाल पूछा है नारायण मूर्ति ने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एक फेयर सवाल नहीं है? देखो, ये एक बिल्कुल फेयर सवाल है। और जहां तक कल्चर का मैं जो डिस्कशन सुन रहा था, कल्चर बड़ा एक सब्जेक्टिव इश्यू होता है। फॉर एग्जांपल, आज आप स्टार्टअप्स अगर देखेंगे, जो स्टार्टअप्स के अभी प्रमोटर्स जो आज के तारीख में सैलरीज ड्रॉ करते हैं या कॉम्पेंसेशन लेते हैं, और एक स्टार्टअप जब एस्टैब्लिश होता है
तो उसके लिए पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। तो जहां तक आपने सवाल पूछा है वो नारायण मूर्ति साहब का जो सवाल है कि आप एम्प्लॉइज को बोलेंगे आप कॉस्ट कटिंग करो और आप खुद लेंगे, तो ये ये कोई भी कल्चर में ये फिट नहीं होने वाला है। परंतु अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि आपको ग्लोबली कंपटीशन करना है और अगर ग्लोबल कंपटीशन में रहना है तो फिर आपको ऊपर के टीयर के भी एम्प्लॉयज का ध्यान रखना पड़ेगा और मैनेजरियल लेवल और सेकेंड टीयर का भी एम्प्लॉय का ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो सिर्फ ऊपर हायर ग्रेड के एम्प्लॉयज को सैलरी ज्यादा देना जस्टिफाई नहीं करता है। तो उस मामले में अगर इन्फोसिस अगर पॉलिसी बनाती है कि सिर्फ कॉम्पेंसेशन एक ही तबके के लिए होगा और बाकी सब तबके को बोलेंगे कि आप कंपनी की हालत सेहत ठीक नहीं है, आपने कॉस्ट कटिंग करना चाहिए, तो फिर इसमें काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आएंगे और लॉन्गर रन में इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अनरेस्ट और यही एग्जाम्पल के द्वारा काफी एम्प्लॉयज भी इन्फोसिस से दूसरे कंपनी में जाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स विषय है और इन्फोसिस को तय करना है अपने आप में, इंस्टेड ऑफ पब्लिक में अपना पूरा जो ये लोग झगड़ा जो पब्लिक के सामने रख रहे हैं, उन्होंने आपस में बैठ के प्रमोटर्स ने, मैनेजमेंट ने, एम्प्लॉयज ने, सारे स्टेक होल्डर्स ये कोशिश हुई थी, जो समझ में बात नहीं आ रही कि ये कोशिश हुई थी, अब से कुछ 1.5 महीने पहले हुई थी, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, फिर से ये बात निकल कर आई है। लेकिन जहां पर सैलरी यहाँ मैं कुछ इंटरवीन करना चाहूंगा। जी गुप्ता जी। हाँ तमन्ना, मैं ये बोलना चाहूंगा, मिस्टर जैन की मैंने बात सुनी। देखिए ये पूरी दुनिया जो आजकल है ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलती है और आप देखिए कि अगर लोअर लेवल पे है तो लोअर लेवल पे अगर इन्फोसिस को 10 लोग हायर करने हैं तो 50 लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो मार्केट डिटरमाइन करता है उनको वो सैलरी मिलती है। टॉप लेवल पे अगर 10 आदमी एम्प्लॉय करने हैं तो 10 भी नहीं मिलते हैं, 5 मिलते हैं, तो उनको उसी हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये कहां बोला गया है कि कॉस्ट कटिंग का मतलब है कि सैलरी नहीं मिलना या इंक्रीमेंट नहीं मिलना। कॉस्ट कटिंग का मतलब है आप अपनी सेम 1 रुपी एक्सपेंसेस पे आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, अपनी रेवेन्यू बढ़ाइए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाइए, ये कहीं नहीं। और दूसरा हम लोग एक बड़ा गलत मैसेज दे रहे हैं जो मिस्टर मूर्ति का लेटर है, मैं उसको बड़ा दूसरे निगेटिव तरह से पढ़ रहा हूं कि आप ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि द पर्सन हु इज ज्वाइनिंग हियर टुडे शुड स्टार्ट एस्पायरिंग कि हमें उतनी सैलरी मिले जिसकी प्रवीण राव को 30 साल बाद मिल रही है। ये हमको यहाँ गैप देखना पड़ेगा। एक आदमी का 30 साल का एक्सपीरियंस है और एक आदमी कल ज्वाइन कर रहा है। I don't know अगर एक एचआर व्यूज पर ले लेते हैं। ऋतुपर्णा चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। क्या ये मैसेज है, क्योंकि मोहनदास पाई ने एक इंटरव्यू में इस विषय पर कहा कि 7 सालों से इन्फोसिस में जो एंट्री लेवल है इंजीनियर्स की, उनकी एंट्री लेवल पैकेज नहीं चेंज हुई है। इन्हीं 7 सालों में इन्फ्लेशन, महंगाई 60% बढ़ी है। इन्हीं प्रवीण राव जी की सैलरी पिछले साल 55% इंक्रीज हुई थी, इस साल 35% इंक्रीज हुई है। क्या ये एक अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा है और इस तरह के कंपनी में वो समाजवाद या पैरिटी की मांग करना भी बेकार है? तमन्ना, ये सही बात है कि पिछले कई सालों में एंट्री लेवल इंजीनियर्स प्रोफाइल की तनख्वाह नहीं बढ़ी है, बट उसका रीजन ये है कि जो डिमांड है उससे 4 गुना इंजीनियर्स अभी अवेलेबल है। एक ये रीजन है। दूसरी रीजन है बहुत सारे ऐसे स्किल्स है जो अभी रेलेवेंट नहीं है या ऑटोमेट हो चुका है, इस वजह से भी सैलरीज एंट्री लेवल पे वैसे के वैसे ही है। रिसेंटली मैंने ये भी पढ़ा है और हम देख भी रहे हैं हमारे रिक्रूटमेंट पैटर्न में बहुत ऐसे स्किल्स है साथ साथ, यही आईटी इंडस्ट्री है आज के टाइम में जहां 40% 50% भी हाइक मिलने का संभावना है। जैसे कि people who are in project management, people who are in data centers, data analysts, people who are in big data, people who are in enterprise sales. So finally जो मुद्दे की बात ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी को एक तरह का इंक्रीमेंट वैसे ही नहीं मिलता है। There is always going to be a difference and that's the basic difference प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, जहाँ पे मेरिटोक्रेसी पे, पोटेंशियल पे लोगों को रेज दिया जाता है।
बट इस पर्टिकुलर मामले में इंटरेस्टिंग बात यह है 35% जो हाइक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें ज्यादातर हाइक वेरिएबल पे है जी। इसका मतलब है आई हैव टू अर्न दैट मनी। हाँ, मेरे पेपर पे अगर मैं अपने कंपनी को आगे बढ़ा पाता हूँ, जो ग्रोथ पैरामीटर्स है वो अचीव कर पाता हूँ, वो प्रॉफिटेबिलिटी, तभी मैं ये अर्न कर पाऊंगा। ये किया जाते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि अगर इन्फोसिस जैसे कंपनी वेरिएबल पे इतना एम्फोसिस दे सकती है, it will be a trend-setting concept. 45% of the compensation is in variable pay from what I'm seeing, and that is brilliant. Which means आगे चल के leadership level पे जो लोग हैं उनको मेहनत करके कंपनी को आगे बढ़ा के वो अर्न करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये गिवन है। तमन्ना जी, कैन आई कम इन? बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट इज मैं आपके पास शर्मा जी एक पॉइंट ऑफ व्यू अजय बग्गा से कंप्लीट I mean clarity and transparency. वेरिएबल पे कंपोनेंट बढ़ा है। इन्फोसिस ने अपने बचाव में ये भी कहा है कि उनका कैश कंपोनेंट इनफैक्ट इस साल से घटा है 10%, और अगर टोटल देखें तो FY18 के लिए सिर्फ कुछ 1.4% उनकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है मीडियन पे का, जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स, कि आपकी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की जो सैलरी है वो आपके औसत एवरेज पे से कितने गुना ज्यादा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर 900 टाइम है, कुछ जगहों पर 2500 टाइम, 2500 टाइम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सालाना वेतन IT क्षेत्र में ही 3485 टाइम है विनीत नायर जी का। इज दैट फेयर? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि तय कौन करता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी? वही लोग जो अपने आप को ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, ये तमन्ना, देखिए मैं बहुत आपसे सहमत हूं, बट जो लीडरशिप है इसको बैलेंस में देखना पड़ेगा बात को। हम इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं ये कि CEO को इतना क्यों मिलना चाहिए। अब वो पिरामिड बनता है, हर लेवल पे लोग छूटते जाते हैं, बहुत कम लोग CEO बन पाते हैं। अब उनका कुछ लीडरशिप है, कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है, तभी वो पहुंचे हैं। ये जो जंग है ये है प्रमोटर ड्रिवन कंपनी से एक ये बोर्ड ड्रिवन कंपनी बन रही है। अब ये इंटरनेशनल होता है, सिटी बैंक को कोई ओन नहीं करता है, डॉयचे बैंक को कोई ओन नहीं करता है, 2-3% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बट ऐसा आप प्रमोटर नहीं कह सकते। इस कंपनी को ये बनाना चाह रहे थे ऐसा एक के बोर्ड ड्रिवन, बट ये जो 12% 12.75 5 फैमिलीज होल्ड करके बैठे हैं, आज लगता है कि वो मैनेजमेंट को देना नहीं चाहते कि वो उतना ग्राउंड्स फंक्शन करने के लिए। अब क्या ये वाजिब है प्रवीण राव के लिए? ये एक ठीक बात नहीं, हम जानते भी नहीं उनको, और वो बोर्ड ने अगर किया, बोर्ड में अच्छे लोग बैठे हैं, सक्षम लोग बैठे हैं जिन्होंने किया। क्या फाउंडर ने सवाल उठाया है, इसलिए आज पब्लिक। हाँ, वही। और फाउंडर क्यों कह रहे हैं अपनी कंपनी को, जो गुप्ता जी ने कहा। तमन्ना, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा। एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट, मैं सुन रहा हूँ बड़ी देर से सबको। गुप्ता जी ने बहुत सही बात उठाई शुरू में। अपनी कंपनी को आप कहते हैं गवर्नेंस नहीं है, तो कल को हम एनालिस्ट बन के जब हम उस कंपनी को देखेंगे, हमें भी लगेगा अरे फाउंडर अगर ऐसे कह रहा है कुछ तो होगा स्केलेटन। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। अब ये अगर आप देखें इस तरह से कि इनइक्वालिटी है, वो तो पूरे विश्व भर में है। ऐसा आप एंट्री लेवल को CEO से अगर आप करेंगे कंपेयर और बोलेंगे 400 गुना कमा रहा है, ये भी तो आदमी है। वो तो अमिताभ बच्चन भी लेता है और कोई स्ट्रगलिंग जूनियर आर्टिस्ट भी लेता है, आप ये कह सकते हैं। अब इसमें जो बड़ी बात है, एक तो मॉडल बदल रहा है, बैलेंस में देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि प्रमोटर आप फिर रिप्रेजेंटेशन लीजिए बोर्ड में। 9 लोगों के बोर्ड से आप निकल क्यों गए? अगर आपको इतनी तकलीफ है, अब इन्होंने बोर्ड अपना बढ़ाया है, अभी जो बदला ये आर्टिकल्स, उसमें 15 मेंबर बोर्ड बना लिया है नए कंपनी लॉ के अंदर। अब आप आ जाइए बोर्ड के अंदर, बोर्ड के थ्रू, क्योंकि बोर्ड रन कंपनी है अब। और तीसरी बड़ी बात यह है, प्रवीण राव ने अपने लिए सेवरेंस पैकेज ले लिया है। एज एन एनालिस्ट मुझे उसमें ज्यादा खराबी लगती है। पहले सिक्का के पास था, सिक्का का बहुत कॉम्प्लेक्स सेवरेंस पैकेज है। आप सिक्का को हाथ भी लगाएंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ेंगे जी। और अब प्रवीण राव ने ले लिया सेवरेंस पैकेज के 9 महीने तो आपको मिनिमम उनको देना है और। ओके, ये बड़ी बातें हैं, ये नहीं नारायण मूर्ति ने उठाई, तो ये मुझे तो क्वेश्चनेबल लगता है थोड़ा। और बैलेंस में देखना है।
पर्टिकुलर आदमी को बिल्कुल नहीं अटैक करना चाहिए जो सामने हमारे आके टू बोलने बी से। फेयर, नारायण मूर्ति ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं प्रवीण राव पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं जानता हूं कि बहुत ही अच्छे आदमी है, लेकिन वो प्रिंसिपल पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतना गैप होना चाहिए। वो कंपैशनेट कैपिटलिज्म की बात कर रहे। जी वीके शर्मा जी आना चाह रहे थे, वीके शर्मा जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनने थे। जी मैं ये कह रहा था नहीं तमन्ना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा इस वक्त में। गुप्ता जी बोलिए गुप्ता जी। ओके जी गुप्ता जी। हाँ, मैं बोलना चाहता तमन्ना, ये बहुत जरूरी बात यह है कि प्रोफेसर जेफरी लेहमन रेम्यूनरेशन कमेटी के चेयरमैन जब मिस्टर मूर्ति थे तब भी थे, और आज भी वही प्रोफेसर लेहमन रेम्यूनरेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो ये कैसे मैं मान लूं कि जब नारायण मूर्ति थे वहां पे तब प्रोफेसर लेहमन रेम्यूनरेशन कमेटी को बहुत अच्छी तरह चला रहे थे, और नारायण मूर्ति के जाते ही प्रोफेसर लेहमन ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो नारायण मूर्ति उनको कंट्रोल में रखते थे या उनके सारे कहने पे काम होते। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, वही आदमी उनके जमाने में बहुत अच्छा था, आज गड़बड़ हो गया। तो ये मुझे कहीं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, क्या प्रोफेसर लेमन बिना बोर्ड के सिफारिश के डिटर्मिन कर रहे थे? शायद नहीं। ओके, बारी बारी वीके शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी मैं कह रहा था कि अगर हम ये समझें कि इनके अंदर कैपेबिलिटी है कंपनी के रेवेन्यू को 10% बढ़ाने की, तो आप लीजिए ना अपना परसेंटेज ऑफ सेल्स का या परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट का हिस्सा वो सेम रखिए ना, आप बढ़ाइए ना, आप बढ़ाओ, पर अपना रेशियो क्यों बढ़ा रहे हो? तो ये जो रेशियो है ये ज्यादा है, तो इनफैक्ट जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उससे ज्यादा आप अपनी रेशियो बढ़ा रहे हो। शिकायत इस बात से है। तो ये जो तरीका है, और खासकर ये जो गुप्ता जी ने बोला कि वो जो सेम कमेटी के जो थी वो काम, वो दरअसल जो पावर में होता है, जो कंपनी के अंदर सीट पे होता है, कमेटी उसके अक्सर उस बात को लेके चलती है कि क्या चाहते हैं। उनको अगर ये खराब नहीं लगे या जरूरत थोड़ा इधर उधर देखेंगे कि कहीं में कोई लॉजिक मेरे पास है इसको ऑप्टिकली सेट करने का कि जिससे लोगों को खराब नहीं लगे, तो मैं देखूंगा कि भाई ओरेकल में ऐसा स्कीम है तो वहां पे इतनी कॉस्ट है, चलो इनको मैं दे देता हूं, उस तरह के देखेंगे। जबकि उनको जो सलाह दी जाएगी, मिस्टर मूर्ति ने सलाह एज ए प्रोमोटर दी होगी कि भैया ये सीनियर को कम दो, जूनियर को ज्यादा दो। तो वो हिस्सा दरअसल ये कमेटी के ऊपर कोई शिकायत की बात नहीं है, सब अपना काम करते हैं, लेकिन ये रियलिटी सब जानते हैं कि जो पावर में होता है उसकी बात सुनी जाती है। और इस वक्त जो इशू है वो ये कि मिस्टर सिक्का जो इस बात पे इतरा रहे हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है और वो इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग में बदौलत यहाँ पे खड़े हैं, तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो सभी शेयरधारक चाहते हैं कि आपकी रिटर्न्स बढ़ें, और इसकी जो मेन मुद्दा है जहां से इस पूरा जो विष निकल के आ रहा है, वो जो फूटा है फोड़ा, उस फोड़े की जड़ है बायबैक नहीं करने का। जब इतने लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये नए आप एक्वायर करते हैं कोई बड़ी चीज। इसमें एक जो कमेंट आया वेणु, एक जो कमेंट आज ये भी आया है कि प्रवीण राव और दूसरों की सैलरी इतनी इसलिए बढ़ा दी गई क्योंकि इसके पहले सिक्का साहब की भी बढ़ा दी गई और जस्टिफाई करना था कि सबकी कर रहे हैं। अब शायद अलग अलग थ्योरी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का बैड ब्लड आप कहें या क्वेश्चन मार्क लग गए हैं पूरे कॉम्पनसेशन क्वेश्चन पर। सही बात। देखिए तमन्ना, ये सिक्का साहब का ये भी स्ट्रैटेजी हो सकता है कि जी राइट आफ्टर वेणु सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को, हाँ, ये भी स्ट्रैटेजी सिक्का साहब का हो सकता है कि इस तरह की कॉम्पोजिशन देके कुछ लॉयल्टी ले ले सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को जिनको नारायण मूर्ति लाए थे। और दूसरी मेन मुद्दा तमन्ना ये है कि मैं आपको, इनफैक्ट एक प्रमोटर ने मुझे बताया, मैं आपके साथ उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या है, ये कॉम्पनसेशन मुद्दा नहीं है, जिस तरह बोर्ड चलाया जा रहा है वो मुद्दा है। और ये शेषशाही से बिल्कुल खुश नहीं है और ये चाहते हैं कि नया चेयरमैन आए और बोर्ड को और सिक्का को भी कंट्रोल करे। अभी पूर्व सेबी के जो ऑफिशियल ने बोला कि जब पहले नारायण मूर्ति होते थे ये सब क्यों नहीं होता था, और वो जो जेफरी जो थे वो कैसे वो सीधे रास्ते चलते थे। यही मुद्दा है, वो चाहते हैं कि एक चेयरमैन ऐसा आए जो पूरी तरह कंट्रोल करे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, ये भी कहा जा रहा है कि सीईओ ने प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल किया हुआ अपने फैमिली को लेके अंडमान हॉलीडेज में गए, 70 लाख रुपए एक ट्रिप में 70 लाख रुपए भी खर्च हुए। इस तरह के अंदर और इश्यूज भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह सिक्का साहब अपनी
अपनी ईगो को पूर्ति करने के लिए उस कैलिफोर्निया में सैप हेडक्वार्टर के सामने अपने इन्फोसिस का महंगा उन्होंने ऑफिस लिया, उस पर भी बहुत खर्चा हो रहा है, और वहां में उन्होंने घर भी रेंट किया, उस पर भी बहुत खर्च। देखिए ये सारे इश्यूज हैं, ये सारा अब एक एक करके देखोगे तो बड़ा पेटी लगेगा, मगर ये पूरा मिला के देखोगे तो एक कल्चर का इश्यू बनता है। ये कल्चर किसका कल्चर, और कब तक आप अपना कल्चर चलाते रहोगे, ये भी फिर एक सवाल है। ऋतुपर्णा जी आना चाह रही थी जी। तमन्ना, आई थिंक अंदर की क्या बात है और किस वजह से ये कॉम्पनसेशन डिसाइड कर रहा है, आई एम श्योर देयर इज सम मेरिट टू इट, but I don't think any one of us are qualified, at least I am not, to judge what are those grounds. I think the things जो चीज के बारे में हमें फोकस करना चाहिए इस डिस्कशन में is that all this commotion that is happening and हर चीज को लेकर एक जो पब्लिक स्क्रूटिनी लाया जा रहा है इन्फोसिस को लेकर, इन्फोसिस के लिए शायद ये ठीक नहीं है इस स्टेज पे, खास करके आईटी इंडस्ट्री जब एक बहुत ही नाजुक स्टेज पे है। Infosys is an Indian company which is now a global company. And at this point of time, मुझे लगता है हाँ promoters को board को question करना चाहिए, but किस तरह से ये questioning हो, हाँ उस पे हमको सोचना चाहिए। ये हर चीज को मीडिया के सामने लाके I don't think ये approach will work, because जो थोड़ा बहुत chance है for people to listen to someone's point of view when it becomes accusatory of this nature, I think you lose out on that particular opportunity. जा रही थी बात, and second बाहर आएगा promoters का बहुत important role है जी। नहीं, बट देखिए पहले पॉइंट पे शायद कोई बात नहीं सुन रहा था, इसलिए वो चिट्ठी लिखकर promoters का ये नारायण मूर्ति का बेबी है। देखिए हम जाते थे फ्लाइट में, हम लोग बिजनेस क्लास में बैठे होते थे, एकदम नॉर्मली एयर होस्टेस बोलती है इकोनॉमी को बिजनेस नहीं जाने देती, यहाँ होता था बिजनेस वाले सब इकोनॉमी में जा रहे होते थे। क्यों? नारायण मूर्ति 11C में बैठे होते थे, उनकी फेवरेट सीट है, 11C में ट्रैवल करते हैं वो सारा पूरा प्लेन उधर जाके खड़ा होता था और एयर होस्टेस कह रही जाओ भाई अपनी सीट में जाओ। अब उन्होंने खुद ऐसा किया है, मैं कहूंगा ये सोच समझ के ही किया होगा, या जैसे आपने कहा बहुत तरीके किए और फिर फाइनली पब्लिक में आए हैं। ऐसा नहीं है कि नारायण मूर्ति ने ये जो हम सब चीजें बोल रहे हैं हमसे काफी आगे सोचते हैं, ये सब सोच के ही वो आए हैं। बट आज तमन्ना, आज क्या डिफरेंस हुआ है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, हमने बात की, शेयर प्राइस में इतना फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो बार बार बात आ रही है इससे थोड़ा डीपर हो जाता है इम्पैक्ट। और ये भी एक सवाल है, जैसे वेनु अब उठा रहे हैं, ये पब्लिक में आ जाएंगी बातें। नहीं, और दूसरी बात इस पॉइंट पर हितेश जैन जी, जो ऋतुपर्णा कह रही है कि पब्लिक में नहीं आना चाहिए, अंदर ही बात करें, हम ना भूले कि इन्फोसिस एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की जो बातें हैं उन पर भी लागू होती हैं। जो लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक में उनका हक है जानने का क्या हो रहा है, और अगर उनके एक मेन फाउंडर सवाल उठा रहे हैं तो उस पर बातचीत चर्चा क्यों ना हो। देखिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनी हुई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपकी डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश करो। एक फोरम होता है, जब आपको पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाते हैं तो आप शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में आपके सामने बात कर सकते हैं, पर इस तरह मीडिया में टिप्पणी करना बेसिकली कंपनी की इमेज के लिए ठीक नहीं है। ये साफ बताता है कि मैनेजमेंट और प्रमोटर में काफी बड़ा गैप है। जिस हिसाब से प्रमोटर सोच रहा है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट सोच रहा है और जिस हिसाब से शेयर होल्डर सोच रहा है, तो अगर पब्लिक के सामने ये सब बात आती है तो ना ये कंपनी के लिए ठीक है, परसेप्शन में है, और कॉम्पिटिटर्स इसका साफ एडवांटेज लेते हैं। जब आपकी खुद की कंपनी की हालत जब ठीक नहीं होती, उसका एडवांटेज जो रहता है वो आउटसाइडर लेता है। तो मेरा ये कतई मानना ये नहीं है कि आप अगर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो इसका मतलब आप प्रेस में आओ और इस तरह से बातें रखो। इसका एक फोरम होता है। आपने 1.5 महीने पहले अगर बातचीत की थी तो मुझे नहीं लगता वो कोई बातचीत गैप उसमें लिपापोती हुई है, गैप रही है, तभी इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कोई कारण होगा कि वो बाहर के अपने घर की बात है, और उन्होंने भले ही पब्लिक लिस्टेड कंपनी है पर प्रमोटर्स और मैनेजमेंट ने आपस में लेकिन आज वीके शर्मा जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन मैं श्रीराम जी का व्यू जानना चाहती हूँ, श्रीराम सुब्रमण्यन का एक इनसाइडर व्यू। आपके मुताबिक नारायण मूर्ति जी ऐसा क्यों करेंगे कि वो पब्लिक में आएंगे? कोई कॉमन सेंस से समझ सकता है कि उनको शौक तो नहीं होगा कि हर बार जाकर आपको पब्लिकली बतानी होगी, कोई कारण होगा?
नहीं, इफ यू रीड, आप देख सकते हैं उनका ईमेल में लास्ट लाइन आप पढ़िए, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है जो नारायण मूर्ति का बात बोर्ड सुन नहीं रही है। तो वो तो सब जाहिर है, बोर्ड अपने तरीके से सोच रहा है, सीईओ अपने तरीके से सोच रहा है, और नारायण मूर्ति का सोच बिल्कुल अलग है और बोर्ड उनके बात मान नहीं रहे हैं। वो तो पिछले बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होगा और आगे भी यही होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेट है कि एक फाउंडर अभी इस सिचुएशन पे आ गया, बट द फैक्ट इज उनके पास अभी 3% इक्विटी शेयर्स है, तो वो एक मामूली शेयर होल्डर के हिसाब से ही गिना जाएगा, और कुछ बात नहीं। एंड शायद इसलिए वो मीडिया में आ रहे हैं क्योंकि जो उनकी शेयर होल्डिंग है और जो उनकी पब्लिक परसेप्शन है उसके वैल्यू में बहुत अंतर है। जी विके शर्मा जी। जी तो मैं कह रहा हूँ तमन्ना कुल मिला के प्रमोटर है, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए इस बार। शर्मा जी मैं कह रहा हूँ कि कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर ये प्रमोटर नहीं, अगर ये जो करंट मैनेजमेंट टीम है रिजल्ट दे रही होती, मैच को जीत रही होती, या मोदी जी जैसा हमको यूपी का मैंडेट दिलाया होता तो कोई सवाल नहीं उठाता था। द फैक्ट ये सवाल तब उठ रहे हैं क्योंकि आप जिस अपेक्षा से लाया गया था, आपकी जो परफॉर्मेंस है लगातार गिर रही है, इंडस्ट्री की भी गिर रही है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। और इस वक्त सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं कि ऐसी टीम को, एक नाकाम टीम को जो इंडस्ट्री से बेटर ग्रोथ नहीं दे पा रहा है, क्यों इतने पैसे दिए जाएं। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बहुत सारे लोग अपना व्यू देना चाहते हैं, लेकिन 2-3 चीजें जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा इस वक्त। एक पूर्व जो फाउंडर नहीं लेकिन जो पूर्व एम्प्लॉय है इन्फोसिस के जाने माने, उन्होंने कहा कि प्रवीण राव जी की पे स्पेक्टेक्युलर है लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह की स्पेक्टेक्युलर नहीं नजर आई। और फिर सवाल उठा है कंपैशन और कैपिटलिज्म का। क्या पूंजीवाद और समाजवाद साथ साथ चल सकते हैं? क्या अगर नारायण मूर्ति जी 11C इकोनॉमी में बैठते हैं, इसका मतलब है कि उनके बाद हर बड़े आला अफसर इन्फोसिस के हमेशा इकोनॉमी में ही जाएं? इस सब पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर नाराज हुए हैं नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस की मैनेजमेंट से। इन्फोसिस की मैनेजमेंट ने इसके बाद अपना बचाव भी किया है, सफाई भी दी है, और इस बार नाराजगी है COO प्रवीण राव की सैलरी बढ़त से, जो करीब 35% है। इन्फोसिस का कहना है कि इसमें वेरिएबल पे ज्यादा है, कैश कम है, यानी उस सैलरी का बड़ा हिस्सा पाने के लिए प्रवीण राव जी को उतना टारगेट देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या बार बार सवाल उठाकर नारायण मूर्ति बोर्ड के कामकाज पर असर डाल रहे हैं? क्या कंपनी की साख पर सवाल उठ रहे हैं? इस पर भी हम आएंगे आगे चर्चा में। लेकिन एक बात ऋतुपर्णा जी, मीडियन पे का जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, और ये एक तरह से खास करके यूरोपीय देशों में एक मूवमेंट बन चुकी है कि एक लिमिट के बाद आप जो आपके एवरेज एम्प्लॉय का औसत वेज है या उनकी सैलरी है, उसे कितना गुना पैसा आप खुद को दोगे? क्योंकि आप एक पोजीशन में भी रहते हैं कि जब आप डिसाइड कर सकते हो, तो आप खुद को कितना रिवॉर्ड कर लेंगे, और उसके बाद जो नीचे के रंग में है उनके लिए आप क्या छोड़ते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहें? एक फेयरनेस की क्या जगह होती है कॉर्पोरेट सिस्टम में? कोई भी लीडर को ये पता है कि उनका जो शिप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी अकेले सिर्फ उनके कंट्रीब्यूशंस पे। पूरा टीम की कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। बट इसके साथ ये भी है कि आई थिंक देयर हैज टू बी अ कल्चर ऑफ रिवॉर्डिंग पीपल फॉर परफॉर्मेंस। सो अगर चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या जूनियर मैनेजमेंट हो, अक्रॉस द बोर्ड लोगों का अगर हम कॉम्पनसेटेड परफॉर्मेंस लिंक करते हैं, आई थिंक दैट्स अ फेयर प्रैक्टिस, एंड ये कॉमन सेंस की बात होती है। ये जो अगर वेरिएबल पे यूजुअली इज लिंक टू द परफॉर्मेंस एंड इज अ गुड कल्चर टू imbibe. Having said that, it should be done across the board so that everybody feels कि हाँ
कंपनी अगर आगे बढ़ रही है, हमारे हिस्से में भी कुछ आता है, सिर्फ लीडरशिप को नहीं, अक्रॉस द बोर्ड ये होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि एंट्री लेवल में लोगों का जो रिस्क एपेटाइट है कम होती है, इसीलिए देखा जाता है कि उनका कॉम्पनसेशन ज्यादा फिक्स्ड पे होती है, बहुत कम वेरिएबल पे होती है। ये जो पर्टिकुलर इशू हम डिस्कस कर रहे हैं और जो आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक जो आपने उसका जिक्र करा था कि मिस्टर प्रवीण जी का जो परफॉर्मेंस है क्या वो ठीक था और उसके हिसाब से उनको जो इंक्रीमेंट मिला है वो एक सवाल है। अगर परफॉर्मेंस नहीं है और उसके बावजूद उनको आप रिवॉर्ड करते हैं बाय इंक्रीजिंग हिज फिक्स पे, वो गलत बात है। आई थिंक दैट गोज विदाउट सेइंग। बट अगर आप उनको फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से या फ्यूचर परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका अच्छा वो वेरिएबल पे देते हैं, मुझे उसमें कोई कोई गलत चीज लगती नहीं है। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। और जी गुप्ता जी, there are of course issues around governance and all which are being raised. गवर्नेंस और फिर कल्चर की बात है। क्या ये सिंपल एक केस है जैसे हमने टाटा और मिस्त्री की लड़ाई में भी देखा था? हालांकि उसका आउटकम अलग हुआ क्योंकि रतन टाटा जी के पास शेयर होल्डिंग और बोर्ड की बैकिंग थी। यहाँ पर नंबर कम है फाउंडर प्रमोटर ग्रुप के पास, लेकिन क्या सिंड्रोम वही है जहां पर फाउंडर्स और एक पेट्रियार्क जैसा जो फिगर है वो मोह नहीं छोड़ पाता है कंपनी का? एक सवाल मुझसे है तमन्ना जी? जी जी गुप्ता जी, आपसे सवाल है। हेलो जी जी सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि मैं यहाँ पे पहले देखिए, हम सब लोग आउटसाइडर हैं, बिल्कुल। हमको ये बिल्कुल नहीं मालूम है कि प्रवीण राव की परफॉर्मेंस क्या है, और मिस्टर मूर्ति को भी उतना ही मालूम होगा जितना हम लोगों को मालूम है, क्योंकि वो आज की डेट में कंपनी के अंदर नहीं है। मैं हमेशा सीधा से ये बोलता हूं कि ये जो एटीट्यूड है, देखिए हर शेयर होल्डर का पूरा राइट है। मैं हितेश से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि डर्टी लिनन को पब्लिक में नहीं वॉश करना चाहिए। अगर कोई चीज गलत है तो उसको पब्लिक में आना चाहिए, चाहे शेयर होल्डर के बीच की बात हो। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा गलत है कि नहीं है? तो यहां एक इशू उछाल देना कि ये ऐसा है, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और इरिस्पॉन्सिबल बात हो जाती है। अगर मिस्टर मूर्ति को ये 100% ये है कि ये गलत है तो ये इट शुड बी ओपन। बट यहां पे जितना भी मैं देख रहा हूं, मुझे कहीं भी गलत नहीं नजर आ रहा है कि मैनेजमेंट का कोई गलत डिसीजन है। अगर वेरिएबल पे दे रहे हैं, और ये कहीं पे भी नहीं हो सकता कि देखिए समाजवाद दुनिया में कहीं नहीं चला है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचे कि 5% आप चपरासी को इंक्रीमेंट देंगे और 5% आप मैनेजिंग डायरेक्टर को देंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो रितु ने बात करी है बिल्कुल सही है कि जो लोअर लेवल पे होती है वो फिक्स इसलिए होती है कि भाई आपके अपने बच्चे की फीस देनी है, तो उसको वेरिएबल तो नहीं हो सकती कि इस महीने आपको सैलरी कम मिली, वेरिएबल पे कम मिली तो आप बच्चे की फीस वेरिएबल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनिशियल लेवल पे वेरिएबल पे बहुत कम होती है, ऊपर जाके वेरिएबल पे बढ़ जाती है। अब यहाँ गवर्नेंस की आप बात करते हैं तो ये टाटा वाले और इस इश्यू में बिल्कुल डिफरेंस है। टाटा वाले में इश्यू में था शेयर होल्डर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उन्होंने हटाया था क्योंकि उनको लग रहा था कि वो टाटा के कल्चर नहीं। यहाँ पे आप कल्चर की बात करते हैं, कल्चर चेंज हो रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज से 30 साल पहले कितनी महिलाएं नौकरी करती थी? तो अगर हम अपने कल्चर चेंज नहीं करेंगे, कल्चर को तो आप समय पे हर वक्त बदलना पड़ेगा, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचें, अब जैसे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो हाउ डू आई नो कि इन्फोसिस की परफॉर्मेंस इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खराब हो गई है? इसका किसने एनालिसिस किया है? ये इनफैक्ट हमें अपने एनालिस्ट से पूछना चाहिए। वीके शर्मा जी और अजय बग्गा जी जो प्रोफेशनली एनालाइज करते हैं इन्फोसिस को, उनसे पूछना चाहिए कि उनके क्या व्यू है। जी शर्मा जी। HCLTech has done a better job. उन्होंने न सिर्फ अपना एक्विजिशंस किए हैं बल्कि जो कैश बचा उसको बाकायदा शेयरहोल्डर के साथ कैश के रूप में भी शेयर किया है, और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो इन्फोसिस से ज्यादा है। ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि कंपनी का साइज का थोड़ा डिफरेंस है, वो है, लेकिन बात ये है कि हम इसके अंदर, इस साइकिल के अंदर हमने बुलेट 300 का इंजन लगाया था मिस्टर सिक्का ग्रुप में, और ये सोचा था कि ये चांद पे जाएगी, ये तो साहब कहीं भी नहीं जा रही है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं उस अनुपात में जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आ रहा है। और मैं फिर ये इस बात को दोहराऊंगा
कुल मिला के बात ऐसी है कि लगातार मिस्टर सिक्का अपने बिहेवियर से, और ये मेरे निजी थॉट्स हैं, हमारी कंपनी के थॉट्स नहीं हैं, कि ये लगातार इस बात का एहसास कर रहे हैं कि आप प्रमोटर होंगे अपने घर में, मेरे साथ इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मेरे को ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। तो अगर आप उनका लैंग्वेज को भी समझें, जो चेयरमैन है जिस हिसाब से बात करते हैं कि ये सब उसी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे मिस्टर नारायण मूर्ति ने जो मुद्दा उठाया है उसका बाकायदा एक बार उसको लेके एक डिबेट होनी चाहिए कंपनी के अंदर भी, और उनको मिस्टर सिक्का को बताना चाहिए कि भी कैसे मिस्टर राव की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से अच्छी है, और ये इतना डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन क्या एक मिनट अजय बग्गा जी, लेकिन क्या मिस्टर सिक्का आज आंसरेबल है प्रमोटर्स को? अगर टेक्निकली देखें तो वो शर्मा जी ने अपने स्टाइल में कहा है, लेकिन प्रमोटर्स वो हैं अपने घर में, एक्चुअली आज उनका कोई से है नहीं, वो एक मॉरल राइट से आ रहे हैं। वो बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, और बोर्ड ड्रिवन कंपनी है एटलीस्ट ऑन पेपर। तो यही बात है जो मैंने शुरू में कहा, ये मॉडल बदला है। पहले नारायण मूर्ति चलाते थे, उसके बाद एक लाइन से सारे प्रमोटर बने हेड, नारायण मूर्ति के बाद नंदन आए, नंदन के बाद ऐसे बदलते गए। तो पहली बारी बाहर के किसी व्यक्ति को लेके आए, और ये प्रमोटर्स आज के दिन में देख रहे हैं कि कंपनी जिस तरह से वो चलाना चाहते थे नहीं चल रही, बट उनके पास ज्यादा पावर नहीं है। 12% वोट से अगर इंस्टीट्यूशंस उनके साथ वोट करें तब दूसरी बात है, बट आपने जैसे दिखाया अगर 67% इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने इसको पारित किया, ओवरऑल जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें से 67% इसके पक्ष में थे, लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं उसमें से ज्यादातर इसके खिलाफ है। इसलिए नारायण मूर्ति अपनी चिट्ठी में कहते हैं, और हितेश जैन आपका बट वो ओनली 20-25% है नॉन इंस्टीट्यूशनल, उनमें से 67% इसके खिलाफ हैं। बट नॉन इंस्टीट्यूशनल तमन्ना हर वक्त नेगेटिव वोट ही आता है, क्योंकि जो 100 शेयर लेके बैठा हुआ है उसके पास भी वोट है, और वो देखता है कि इतनी सैलरी मिल रही है तो वो क्या करता है, अपनी भड़ास से निकालता है। टू बी फेयर मैनेजमेंट ने कहा है कि जो इनके खिलाफ वोट जिन्होंने किया उनकी भी बात को वो सुनेंगे और उनको वो तरजीह देते हैं। जी हितेश जैन जी। देखिए तमन्ना, मेरा मानना है कि सैलरी जैसे इश्यूज और परफॉर्मेंस और ये वेरिएबल की जो बातें हैं, ये डेमोक्रेसी के 67% खिलाफ है या 30 आपके समर्थन में है, इसके आधार पर ये नहीं तय किए जाते हैं। ये हार्डकोर डिसीजंस है और ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लेवल पे है। समझो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, पर शेयर होल्डर्स का मानना है कि देखो हमारी तो सैलरी कम थी, आपने अभी नहीं लेना चाहिए, 70% का ये व्यू है। तो ये मामले इसके आधार पर, डेमोक्रेसी के आधार पर तय नहीं किए जाते हैं, ये कंपनी के कोर प्रिंसिपल पर तय किए जाते हैं। जहां तक मैं ये सारी बात सुन रहा हूं, एक बात स्पष्ट है, इसमें मैनेजमेंट और प्रमोटर्स और नारायण मूर्ति जी के इनके सबके इसमें एक काफी बड़ी दूरी है, काफी बड़ी गैप है। प्रवीण राव सिर्फ एक मुद्दा है, ये सारा मामला इसलिए उछाला गया है कि जहां तक मैनेजमेंट और प्रमोटर्स में बात बन नहीं रही है, और ये इन्फोसिस को, इसलिए मेरा मानना है कि इन्फोसिस को तय करना पड़ेगा और इसको, इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। नहीं, कैसे सुलझाएंगे? अभी वेणु सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? तमन्ना, मैं आपको बताता हूं आगे क्या होने वाला है। ये वेरिएबल पे का मुद्दा नहीं है जैसे बोल रहे थे, ये मुद्दा है, ये पूरा प्रमोटर्स और ये बोर्ड के बीच में बहुत तनाव है और गैप बहुत बढ़ गया है, और ये कोई साथ बैठ के जो पहले 1.5 महीने पहले बोला था कि सुलझा लेंगे, वो नहीं हो रहा। अब ये चाहेंगे कि कई बड़े बड़े इश्यूज हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व है। तमन्ना, वो जो हर्ष मनी वाला जो कॉम्पनसेशन था उसका फिर आधा कर दिया, फिर उसको बोला कि बोर्ड में डिस्कस करो। अब ये प्रमोटर चाहेंगे कि कई जो कंटेंशियस मुद्दे दोबारा बोर्ड में इसको दोबारा से इसको रिव्यू किया जाए, उसके लिए ये चाहेंगे कि कोई दूसरा चेयरमैन हो, और अभी पूरा मूव ये है कि किसी तरह एक नए चेयरमैन को लाया जाए जो कि बोर्ड पे एक तरह से अंकुश लगा सके। ये मेरा मानना है, यही मूव है। एक इसलिए जो खबर भी आ रही है इस वक्त कि इन्फोसिस ने एक फीडबैक मांगा है इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर से कि आप बताइए कि प्रमोटर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या उनके स्पेशल राइट्स होने चाहिए। शायद अगर ऐसा हो तो थोड़ी सफाई निकल कर आए कि ये किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं। आपके मुताबिक श्रीराम सुब्रमण्यन जी, क्या प्रमोटर्स
के एक्चुअली राइट्स होने चाहिए जहां वो ऑफिशियली इन चीजों पर अपने डिसीजंस ले सके? और अगर ऐसा है तो फिर जिस कल्चर की बात नारायण मूर्ति जी करते हैं, जहां पर वो एक समय के बाद पीछे हट जाते हैं, उस कल्चर का क्या हुआ? क्योंकि वो भी तो उस कल्चर का हिस्सा था कि वो सही समय आने पर पीछे हट जाएंगे। उस कल्चर का नहीं, वही उस कल्चर का हिस्सा था, तब उनके पास शेयर होल्डिंग था, आज उनके पास शेयर होल्डिंग भी नहीं है। तो कल्चर भी बदलता है कंपनी का, जो एनवायरनमेंट के साथ साथ बदलता है। तो अभी कंपैशनेट कैपिटलिज्म के आप जब प्रैक्टिस किए, तो अब बोर्ड कैन इट प्रैक्टिस टुडे व्हेन इट हैज टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट, ग्लोबली कंपेरेबल टैलेंट? नहीं, तब आप स्टार्टअप थे, छोटे कंपनी थे, 100 लोग ही थे, 1000 लोग ही थे। आज आपके पास 200,000 पीपल है। तो द टाइम्स आर डिफरेंट। तो प्रमोटर्स ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारे पास ओनली 3% शेयर होल्डिंग है। हम जो भी बोलेंगे, बोर्ड को तो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है, और बोर्ड उसके हिसाब से, उनके हिसाब से दे आर डिसाइडिंग द राइट थिंग फॉर द कंपनी। अदरवाइज जी, मेरा यही मुद्दा है। आपने जो बेसिक क्वेश्चन उठाया था, प्रमोटर का उतना ही से होना चाहिए जितना परसेंटेज उसका होल्डिंग है, उसके अलावा उसका कोई और अलग से पावर नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो मेन मुद्दा है वो इस बात का है कि परफॉर्मेंस तो कंपनी के अंदर है नहीं। जो सुदृढ़ परफॉर्मेंस चाहिए थी, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए थी, बेटर देन द इंडस्ट्री, वो आपके पास है नहीं। और आप जो सैलरी ले रहे हैं वो बेटर देन द इंडस्ट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, और आप वो भी ध्यान नहीं कर रहे हैं कि शेयर धारक क्या चाहता है। शेयर धारक चाहता है कि आप अगर एक्वायर नहीं कर रहे हैं तो पैसा लौटाइए शेयर धारक को, जिससे कि वो बैंकिंग का क्षेत्र कोई स्टॉक ले सके। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? क्यों उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं? तो बेसिकली ये इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की शिकायतें हो रही हैं। और अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग रिजल्ट बॉटम लाइन, तो तब तक ये सवालों का जो क्रेसेंडो है वो बढ़ेगा। तमन्ना जी, कम होने वाला नहीं है। ये कम तभी हो सकता है जब आप प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे जो असली सवाल है अजय बग्गा जी, कि क्या इस वक्त इस सब के बाद और इतने सवाल उठने के बाद क्या इंफोसिस उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा है शेयर धारकों को? क्योंकि अंत में इंटरेस्ट उसी बात में है। बिल्कुल। और देखिए, सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया पिछले 12 महीने। तमन्ना -7.5% है आईटी सेक्टर का रिटर्न। तो ओवरऑल, और उस सेक्टर में कुछ कंपनियां वर्स ऑफ कर रही हैं। हमारी कंपनियां अनफॉर्चुनेटली क्लाउड हो, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें पीछे छूट गई हैं। तो इनको अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। तो एक तरह से, जैसे मैं कह रहा था, बैलेंस व्यू एक तरह से कि लीडरशिप ऐसी आए जो इनको लेके जाए एक आगे बढ़ने के लिए, या दूसरी तरह से आप ये देखिए कि ये लीडरशिप नहीं चली और नया लीडरशिप कोई बाहर से लाइए। तीसरी बात जो शर्मा जी कह रहे हैं बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना हाई है और आप 30-35 हजार करोड़ 7% प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स 4% पे आप लगा के बैठे हैं, तो शेयर होल्डर को तो आप रिटर्न नहीं दे रहे। शेयर होल्डर यही कहते रहे हैं, या तो आप कंपनियां खरीदिए या पैसा लौटाइए। लेकिन अंत में जो सवाल नारायण मूर्ति ने उठाया है वो पैसे, प्रॉफिट, परफॉर्मेंस का नहीं, वो एक एथिकल सवाल है। और जेएन गुप्ता जी, आज के समय में क्या उस एथिकल सवाल पर चर्चा की जरूरत नहीं है? हमारे जैसे देश में जहां पर एवरेज इनकम 140 रुपए प्रतिदिन है, और मैं नहीं कह रही हूं कि आपको नहीं टैलेंट को देना चाहिए और नहीं टैलेंट को रिटेन करना चाहिए, लेकिन जिस रियलिटी में हम रहते हैं, क्या कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स और मैनेजर्स अपने आप को एक बबल में डाल के रह सकते हैं? क्योंकि वो मेन सवाल है जो नारायण मूर्ति उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, यहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट को। जैसे शर्मा जी ने बोला कि वो रिटर्न क्यों नहीं कर रहे हैं, बाईबैक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 35,000 करोड़ या 36,000 करोड़ कैश है, ये पिछले 2 साल पहले भी था जब मिस्टर मूर्ति थे, तब तो सवाल नहीं उठा। तो ये सवाल बिल्कुल नहीं है कैश रिटर्न करने का। यहाँ मुझे सवाल ये, जो मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे मानना लग रहा है कि अब ये मिस्टर मूर्ति को लग रहा है या बाकी लोगों को लग रहा है कि मैं ये कंपनी क्यों छोड़ दी। मैं अच्छा खासा कंपनी में डायरेक्टर था, चेयरमैन था, मैंने क्यों ऐसा गवर्नेंस वाला रूल बनाया कि मैं हट गया। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह की फीलिंग है,
तो आप बोर्ड पे आइए, शेयर होल्डर्स विलिंगली आपको इलेक्ट करेंगे और बोर्ड मेंबर बन के करिए। ये जो रिटायरमेंट इच है, ये नहीं होना चाहिए कि आप रिटायर्ड होकर आपको इचिंग हो रही, कि आपको काम नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आइए, सामने आइए। हमने पूछा था कि क्या बार बार नारायण मूर्ति जी का कहना है वो असर डाल रहा है। 62% लोग कह रहे हैं कि हाँ असर तो डाल रहा है। अंत में मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए लोग हर जगह किस हद तक पुश कर सकते हैं, ये भी सवाल बनता है। सुझाव तो दे सकते हैं, मानेंगे या नहीं ये आगे देखना होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो फाउंडर्स है, उनको पूरी तरह इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए।